सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। क्या हाल है? हाल एकदम मजे में है। अगर कोई एक वाक्य में कुछ पूछना चाहे आपसे कि आप क्या चाहती हैं, दिन कैसा बीते, तो आप क्या जवाब देंगी? मैं जवाब दूंगी कि भाई सब लोग प्रेम से रहे, सब सद्भावना के साथ रहे, खुश रहे, दुनिया में अमन चैन बना रहे और एक दूसरे से प्यार बढ़ता रहे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बातें करें और भीतर की नफरत को दूर भगाएं। और जहाँ प्यार की बरसात होगी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुकून ही सुकून होगा। बिल्कुल। तो सुकून के साथ हम बता देते हैं कि आज किन किन मुद्दों पर हम सखियों और सखाओं से बातें करने वाले हैं। एक तो साथी हाथ बटाना, ये विषय होगा और इस विषय पर श्रोता अपने विचार साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर कि वे अपने साथी को हाथ बटाते हैं, घर में काम करते हैं, मदद करते हैं या नहीं, खास तौर से रसोई घर में। और दूसरा, खरीदारी पर नियंत्रण करते हैं या नहीं, और करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। साथ ही लेमन ग्रास के फायदे के बारे में भी हम बताएंगे और हमारे श्रोता भी लिखकर भेज रहे हैं बहुत सारी जानकारी। और साथ ही आज गीत मंजरी का विषय है तमन्ना। तो इन चारों विषयों पर, चारों मुद्दों पर श्रोता अपने विचार साझा कर सकते हैं और सखियों से हम ज्यादा उम्मीद करते हैं कि वो अपनी बातें जरूर साझा करें। तो हम बता देते हैं, विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंचने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/VBS Mumbai। तो अब क्या किया जाए, पहले एक गाना सुन लिया जाए। सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। कांची रे प्रीत मेरी साची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांची रे प्रीत मेरी साची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। ओ तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। मुश्किल है जीना, दे दे ओ हसीना, मुश्किल है जीना, दे दे ओ हसीना, वापस मेरा दिल मोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के।
सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, हो झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं। सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरी गलियां छोड़ के। सोनाली, ये स्टूडियो से पहले जब आप आई आज दफ्तर, तो ढेर सारे शॉपिंग बैग आपके हाथ में देखे थे, क्या थे उसमें? ममता जी, अब सबके सामने आप मेरी पोल खोल रही हैं क्या? क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता ममता जी। यही तो बात है, इसीलिए तो हमने पूछा कि हम दूसरों को नसीहत तो दे लेते हैं कि खरीदारी पर नियंत्रण करो, लेकिन खुद पर नियंत्रण नहीं होता है। खासकर हम महिलाओं को बहुत बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि अरे ये तो फलाने की शादी में पहनने के लिए काम में आ जाएगा, अरे ये चीज तो मेरे घर में है ही नहीं, मैं कब से खोज रही थी, ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा था, अब देखिए मिल गया है, तो मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मिल चुका है। और घर पे आके देखती तो उसी तरह की बहुत सारी चीजें घर में पड़ी होती है। बिल्कुल सही बात है। हालांकि ये तो मजाक की बात थी, लेकिन सच बात यह है कि जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो ये मन में ख्याल आता है कि हम क्यों खरीद रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चीजें रखने की जगह कम पड़ जाए। और जब जरूरत से ज्यादा आप शॉपिंग करते हैं तो जरा ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक एक दो दो कपड़ों में गुजारा कर लेते हैं, एक एक दो दो बर्तनों में गुजारा कर लेते हैं। बचपन के दिन याद करो सोनाली, जब हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। अब आजकल एक तो तकनीक के कारण, ऑनलाइन शॉपिंग के कारण बहुत सारी चीजें हम बेकार की खरीद लेते हैं, तब बहुत कम चीजों से हम गुजारा कर लेते थे। जितनी जगह से हमारा काम चल जाता है वो भी छोटी पड़ने लगी है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा शॉपिंग करने की आदी हो गए, लती हो गए, मतलब हमें लत सी हो गई है। और जबकि होना ये चाहिए कि जो जरूरत की चीजें हैं वही अपने घर में हम ले आएं। क्या कहना है? सबसे महत्वपूर्ण बात है ममता जी, जरूरत। हम अपनी जरूरत को आंक नहीं पाते और बिना वजह घर में बहुत सारी वस्तुएं इतनी सारी जमा कर लेते हैं। जैसे कपड़ों की बात करें तो एक नजर डाले तो दिखता है कि जैसे कपड़ों का अंबार सा लग गया हो। जहां कहीं दिखा कि बहुत अच्छे और सस्ते दाम में कपड़े मिल रहे हैं, बिना सोचे समझे खरीदारी हम कर ले आते हैं। और हम इन वस्तुओं का उपयोग भी नहीं करते, किसी को देते भी नहीं है। कांच की चीजें इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि वो टूट जाएंगी, पर खरीदा तो इस्तेमाल करने के लिए है। और फिर कोई नई वस्तु हमें पसंद आई तो फिर से खरीद ले आते हैं। और कांच के बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं कि ले आए शौक में और पता चला कि सालों पड़े रह जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि फला त्योहार पर निकालेंगे, फला मेहमान आएंगे तब हम निकालेंगे, और भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा भी होता है ना ममता जी कि भाई टूट जाएगा वो, अगर हम उसे इस्तेमाल करेंगे तो धोते वक्त हाथ से फिसल जाएगा, साबुन का हाथ होगा, फिसल जाएगा और टूट जाएगा। या फिर हम बच्चों के हाथ में भी नहीं देते हैं कि वो नीचे से गिरा देगा और तोड़ देगा। तो अगर हमने
हमने उसे खरीदा है तो उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, और नहीं, अगर नहीं करना है तो उसे बस ऐसे ही कि घर की अलमारी में रखना है तो ऐसा ना करे। उसे अगर खरीदा है तो उसका इस्तेमाल भी करें, और अगर किसी चीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, साल भर भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो फिर उसे किसी को दे सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत 2-3 सेट हैं तो हम उसे किसी को दे भी सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात है कि हमें किसी को देना भी चाहिए। और पुराने जमाने में सोनाली घर बड़े बड़े होते थे, सामान कम होता था, और अब घर छोटे छोटे हो गए हैं, सामान की भीड़ बढ़ गई है। साल में एक बार तो ये आयोजन करना चाहिए कि घर में पड़ी वस्तुएं जिसका हमने महीनों इस्तेमाल नहीं किया है वो हम दान कर दें, किसी को तोहफे में दे दें, या फिर खुद के इस्तेमाल में लाएं, और ये प्रण कर लें कि अब जब तक कि ये खत्म नहीं होगी चीज हम दोबारा नहीं लाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है ना ममता जी कि हम उसे रखे रहते हैं बहुत दिनों तक, और जब वो खराब होने की अवस्था में आ जाता है तब हम उसे देते हैं। तो ऐसा ना करें, जब वो अच्छी अवस्था में, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं क्यों ना हो, मोबाइल के हैंडसेट क्यों ना हो, कि अगर आपके पास 3-4 बड़े हुए हैं और आप इंतजार करेंगे तो फिर कुछ दिनों बाद तो खराब होना स्वाभाविक सी बात है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं पर उनके पास में वो मोबाइल हैंडसेट नहीं होते हैं, तो आप ऐसे लोगों को खोज कर उन्हें पहले ही समय से दे दीजिएगा, यानी क्या होगा, उससे भी उनका भी फायदा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। खास तौर से कपड़े, जूते, चप्पल, ये कई बार क्या होता है, जो सेल का ऑफर आता है, डिस्काउंट ऑफर आता है, तो ढेर सारे खरीद लिए जाते हैं, घर में रख दिए जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि कपड़े की भी एक उम्र होती है, साल 2 साल अगर पड़े रहे ड्रेस मटेरियल है या आपका ड्रेस, तो वो जल्दी से कहीं कहीं फट जाता है, झर जाता है। इसी तरह से जूते और चप्पल, ब्रांडेड जूते चप्पल देखा कि डिस्काउंट ऑफर है, अरे 5,000 के जूते हमें तो 3,000 में मिल रहे हैं, तो चलो हम खरीद ले आते हैं। खरीद के रख दिया और सालों नहीं उपयोग किया, तो जब आप पहनेंगे तो थोड़े ही दिन में वो खराब होने लगता है। तो इसलिए इसका ख्याल रखें। बार बार हमारा फोकस यही है कि बेकार की चीजें घर में न इकट्ठी करें, जितनी जरूरत है उतनी ही खरीदारी करें। और एक हमारे श्रोता ने भी एक बहुत अच्छी बात लिखकर भेजी है कि खरीदारी का जादू जब सिर चढ़कर बोलने लगे, बजट के आंसू आंखों से झरने लगे, रंग बिरंगी चीजें जब दिल को लुभाए, जरूरतें और इच्छाएं आपस में ही उलझ जाए, दुकानों की चमक और ऑफरों का शोर है, बढ़ाए हिम्मत दिल में मचले खरीदने का जोर, छूट की हसीन दुनिया में दिल खो जाता है पर अंत में खजाना ही खाली रह जाता है। सादगी में सुख है, इसे अपनाओ, जरूरतों पर ध्यान दो, फिजूल खर्ची से बचाओ, हर चीज में संतुलन जीवन का मंत्र है, जितनी आवश्यकता उतना ही उपयोग, यही खरीदारी पर नियंत्रण का सफल सूत्र है। बातों पर भी नियंत्रण जरूरी है। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक छोटा सा। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। सोनाली, हम खरीदारी की बातें कर रहे थे, और खरीदारी ऐसा विस्तृत विषय है कि इसको बहुत जल्दी से समेट लेना बड़ा मुश्किल है। एक गाना सुनते हैं, फिर और इस विषय पर बातें करते हैं। देखो देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो।
ये घर में अक्सर नौबत आती है कि जब खरीदारी पर नियंत्रण के लिए कोई कहता है तो ये रूठने मनाने की नौबत आ जाती है। और ये बहुत जो खट्टा मीठा रिश्ता है, हाँ। ये भी बहुत खूबसूरत होता है कि रूठने वाले ने रूठना चाहिए और मनाने वाले ने मना भी लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन खरीदारी पर नियंत्रण करना चाहिए। ये बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, लिखा है कि नियंत्रण तो बहुत अच्छी बात है, फिर चाहे वो खरीदारी हो या फिर अपने चंचल मन पर हो। दरअसल हम अपने खरीदारी पर नियंत्रण तभी कर सकते हैं जब हमारे मन पर नियंत्रण हो, अन्यथा मनोनुकूल खरीदारी करने से तो हमारी खरीदारी बढ़ती ही जाएगी और इसी कारण नियंत्रण करना भी कठिन हो जाता है और हम अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करने में लगे ही रहते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, ज्यादा खर्च करना किसी पर भी भारी पड़ सकता है। जिसकी आपकी जितनी आमदनी हो उसी के अनुसार बजट बनाकर खर्च करने से आप हमेशा खुश रहेंगे। अतः जब भी खरीदारी के लिए निकले अपने लिए खर्च की एक सीमा तय कर ले, चाहे फिर किराने का सामान हो, कपड़े हो या मनोरंजन के लिए हो। जिस चीज की ज्यादा आवश्यकता हो उसे प्राथमिकता दे, अनावश्यक खरीदारी से बचे। और एक श्रोता ने लिखा है कि अभी तो त्योहारों की रेल चेल है, दुनिया भर के सेल लगे हैं या लगने वाले हैं। ये सेल ही हमें अनावश्यक चीजों को लेने के लिए आकर्षित करते हैं और हम इसके लालच में पड़ते हैं। ऐसे समय खरीदारी करते समय खबरदारी होना बहुत जरूरी है। हमारे एक साथी लिखते, कोई भी बात हो, कोई भी क्षेत्र हो, नियंत्रण जरूरी है। ये नीतियां और प्रतिक्रिया है। खरीदी कैसे की जाती है या क्या खरीदा जा रहा है, अपनी आय के और अपनी जरूरत के मुताबिक खरीदारी करने में ही समझदारी है। और दूसरी बात, हम इस बात को भी समझ लें कि छोटा जो होता है वो खूबसूरत होता है। मतलब कम चीजें होती हैं घर में तो घर ज्यादा खूबसूरत लगता है। चीजें लाके भर देने से घर भी छोटा लगता है और उसकी खूबसूरती भी चली जाती है, क्योंकि उसमें हमारा पूरा वक्त उसी में जाया होता है ना ममता जी के पास। हमने लाके रखी, उसकी सफाई करना है, क्योंकि उस पर अगर धूल बैठ गई सामान के ऊपर तो वो बहुत गंदा लगता है ना। हाँ, बातचीत के साथ अगर गीतों को हम पिरोते रहें माले की तरह तो खूबसूरती बढ़ती है ना। सुनते हैं गीत। सूरतिया ओठ लाल लाल, हाय
आशा भोसले की आवाज में ये था तीसरी कसम फिल्म का गाना। और सोनाली, समाज बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, महिलाएं घर से बाहर निकल रही काम के लिए, तो ये बदलाव बड़ा सुखद है। लेकिन साथ में ये बदलाव भी आए कि पहले क्या होता था, सारी जिम्मेदारी महिलाएं अपने सिर पर ओढ़े रहती थी और परिवार के सारे लोग उन पर जिम्मेदारी थोप दिया करते थे। बच्चे की जिम्मेदारी महिला के हिस्से, पति की जिम्मेदारी महिला के हिस्से, पिता की जिम्मेदारी, मतलब पूरे परिवार की जिम्मेदारी महिलाओं के सिर आता था। लेकिन अभी जमाना बदल रहा है, तो लोग, घर में जितने सदस्य हैं सभी लोग काम में लग जाते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो मुद्दा ये है कि क्या आज ऐसा जमाना आ गया है, इतना खुलापन आ गया है कि पुरुष भी घर के कामकाज में जुड़ते हैं कि नहीं? बहुत सारे, अधिकांश घरों में महिलाएं अभी भी घर के और बाहर दोनों काम खुद ही करती है। और घर के पुरुष जो है बहुत कम जो होते हैं वो मदद भी करते हैं, पर अगर पुरुष भी घर में हाथ बटाएंगे तो उस घर का वातावरण खुशियों से भर जाएगा। और उसमें जो है ना, दोष उनका भी नहीं है, पुरुषों का भी दोष नहीं है। उन्होंने पहले जमाने से यही देखा है कि घर की महिलाएं काम करती है और पुरुष जो है वो बैठ के आनंद उठाते हैं, टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं। पर ये जो बदलाव है उसे पुरुषों ने स्वीकारना चाहिए, बहुत सकारात्मक नजरिए से स्वीकारना चाहिए कि अगर इस तरह से हम घर में मदद करेंगे तो घर का वातावरण भी अच्छा होगा, क्योंकि आजकल अधिकांश महिलाएं घर के काम से बाहर जाती है। बिल्कुल सही बात है। और पहले भी जब महिलाएं घर के काम करती थी, दोहरी तेहरी जिम्मेदारियां निभा रही थी, उस समय पुरुष बाहर के कामकाज करते थे। वो एक तरह का बंटवारा ही था। अभी महिलाएं बाहर के भी काम कर लेती हैं, बैंकिंग है, घर के सामान ले आना है, सब्जी और जो घरेलू चीजें हैं वो सब ले आना है, वो सब भी महिलाएं कर रही हैं। लेकिन साथ साथ जो रसोई की जिम्मेदारी होती है वो भी महिलाओं के कंधे। अब होता क्या है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो देखते रहते हैं कि हमारे पिताजी बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, घर के काम तो सारी माँ ही कर रही है, तो धीरे धीरे उनका भी स्वभाव वही बन जाता है। जब बड़े होकर वो पति बनते हैं, पिता बनते हैं, तो वो भी आराम से बैठे रहते हैं। और है ना ममता जी, घर के काम यानी सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि सब मिलकर कोई निर्णय लेना है, कोई जिम्मेदारी उठाना है कि अब त्योहार आने वाले हैं तो कोई मेहमान आने वाले हैं, तो सब मिलकर अगर हम काम का बंटवारा करें कि क्या, किस तरह से तैयारियां करना है, किस तरह से हमें सब मिलजुल के ऐसा कुछ करना है जिससे घर में आनंद का वातावरण होता यूं है कि सारी जिम्मेदारी महिलाओं की, कि बनाना क्या है, किसे बुलाना है, किस तरह से सजावट करना है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, वो महिलाओं की चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। बिल्कुल। और इसकी जिम्मेदार कई बार महिलाएं खुद भी होती हैं। बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि अगर कोई महिला दफ्तर से आती है और घर में खाना बनाया रहता है, तो कोई दूसरी महिला, मान लीजिए पड़ोस की महिला है, तो पूछती है कि आपके घर में इतनी देर से यही खाना बना होगा। तो अगर महिला कहती है कि हाँ, हमारे घर में जो लोग हैं बनाया होगा, तो सामने वाली महिला को अचरज होता है। ये सच्ची घटना है। तो एक महिला ने ऐसे दूसरी महिला से कहा, तो आपके घर में खाना आपके हस्बैंड बना लेते हैं? तो उस महिला ने कहा कि हाँ, इसमें क्या समस्या है? अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको बड़ा आराम है। तो उस महिला ने कहा कि आराम कहाँ, हम भी तो दफ्तर से आ रहे हैं और इतने देर से आए हैं, अगर मैं अब आकर खाना बनाऊंगी तो कितनी रात हो जाएगी, तो पूरे परिवार को नुकसान पहुंचेगा, पूरा परिवार परेशान होगा ना। यानी हमारी जो है ना सोच में बदलाव लाने की जरूरत है कि ये काम जो है सिर्फ महिला का नहीं है, घर के सदस्यों का है। फिर वो बच्चे क्यों ना हो, बड़े बूढ़े क्यों ना हो, सभी मिलकर अगर काम करे तो वो घर जो होगा बहुत खुशहाली से भरा होगा। ये जो प्रतिशत है, ऐसा नहीं है कि अब सारे घरों में ऐसा ही माहौल है। बहुत सारे घरों में अब बदलाव आ रहा है और लोग मिल बांट के काम करते हैं। हमने एक परिवार देखा, बहुत बड़ा सा घर है और परिवार भी बहुत बड़ा सा था और बड़ा सा हॉल बना है, चारों तरफ कमरे बने हुए थे, रसोई घर बहुत बड़ी सी रसोई है। तो मैंने देखा कि बारी बारी से रसोई में जा रहे हैं लोग और आते हैं, बैठ जाते हैं, बात करते हैं। फिर एक बंदा कोई जाता है रसोई में, थोड़ी देर रहता है, फिर थोड़ी देर में चला आता है। फिर उनके घर में जो पुरुष थे वही नाश्ता बना के हमारे लिए ले आए, किसी के घर जिनके हम गए थे। तो हमने कहा, हमें तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत आम बात हो गई है अब। तो फिर थोड़ी देर में देखा कि एक महिला जा रही है, मतलब उनकी माँ जा रही है। फिर देखा कि उनकी पत्नी रसोई में जा रही है, मतलब थोड़ी देर, आधे घंटे तक रहते हैं और फिर आ जाते हैं।
तो फिर मेरे मन में जिज्ञासा हुई, तो मैंने पूछा कि ये जो रसोई घर में जाते हैं आप लोग और जैसे रसोई में उलझ जाते, पारिवारिक माहौल था तो इसलिए हमने पूछ लिया, वरना तो ये बहुत ही अशोभनीय लगता है किसी के घर में निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करना। तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में शुरू से ये नियम है कि जितने सदस्य हैं वो जाके घर में कुछ न कुछ काम करके आते हैं। ये बंटवारा हो चुका है कि कोई जैसे जाएगा प्याज काट के आ जाएगा, कोई जाएगा सब्जी काट के आ जाएगा, कोई दाल चढ़ा के आएगा, कोई चावल चढ़ा के आएगा, किसी के हिस्से में रोटी बनाने की जिम्मेदारी आती है और किसी के हिस्से में खाना परसने की जिम्मेदारी आती है और किसी के नाश्ता बनाने। कितना अच्छा उदाहरण है उस फैमिली का, है ना। तो हम तो दंग रह गए। फिर हमने कहा कि ये तो सीखने लायक बात है कि अगर बड़ा परिवार है, मान लीजिए अगर एक महिला या दो महिला अगर रसोई में लगी रहेंगी, पिस जाएंगी, तो फिर उनकी अपनी निजी जिंदगी में कुछ बचेगा ही नहीं। और अब हमारी बातचीत में अभी कुछ बचा है, विराम लेते हैं एक अंतराल। ममता जी, इस विषय पर हमारे साथी भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, साथी हाथ बटाना, इसका अनुभव हमें पल पल जीवन में आता है। कोई भी काम अकेले करने से साथ मिलके किया तो आसानी हो जाती है और जीवन साथी का साथ उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बड़ी अच्छी बात है ये, पारस्परिक सहयोग और सौहार्द का एक अच्छा अवसर विशेष प्रदान किया करता है। तभी तो कहा जाता है कि एक से एक मिले तो कतरा बन सकता है समंदर। जी हाँ, ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलयुग में समूह में ही शक्ति है। हमारे एक साथी लिखते हैं, साथी हाथ बटाना बहुत ही अच्छी बात है, ये आपने ही अभी पढ़ा। और साथ ही मदद आपकी आत्मा अपने इस शरीर से किसी को दूसरे के शरीर तक 3 तरीके से पहुंचा सकती है। तन से यानी शारीरिक मदद, धन से, मन से, जानकारी से, शिक्षा से, प्रार्थना से, कोई भी ये तीनों मदद हम कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखकर भेजी है। कि हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि हम अपने आसपास ये देखते सुनते बड़े हुए कि लड़कियों को घर के कामकाज करने पर ध्यान देना चाहिए, लड़कियों को दूसरों के घर जाना वे पराया धन होती है इत्यादि। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पुरुष भी तो उसी घर में रहते हैं? आखिर क्या वजह है कि सिर्फ लड़कियां ही घर के कामकाज करें? पुरुषों को भी घर के कामकाज में हाथ बटाना चाहिए। जब महिलाओं को पढ़ने के लिए भेजेंगी ही नहीं तो किस तरह बाहर के काम के योग्य हो पाएगी? दूसरी बात, अगर योग्य हो भी गई है तो शादी के बाद अक्सर उसकी नौकरी छुड़वा दी जाती है। अगर नौकरी नहीं छुड़वाई तो घर और ऑफिस दोनों का काम महिलाओं को ही करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अभी हम थोड़ी देर पहले यही इसी विषय पर बात कर ही रहे थे कि महिला जब नौकरी पेशा होती है तो उसके जिम्मे दोहरी तेहरी जिम्मेदारियां होती हैं। मतलब घर आके खाना बनाना, रसोई की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी, बच्चे के पढ़ाने की जिम्मेदारी भी महिला ही ढोती है। तो ये थोड़ा सा अलग मामला है और इस पर विचार करना चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि दरअसल घर में पति पत्नी उस गाड़ी के 2 पहिए हैं जिनमें समान रूप से गति होनी चाहिए। अगर एक पहिया टूट गया, एक पहिया खराब हो गया, जिंदगी रूपी गाड़ी भी पटरी से उतर जाती है। ऐसे में दोनों का ये फर्ज हो जाता है कि एक दूसरे के कार्य में हाथ बढ़ाएं, सहयोग करें और मदद करें। फिलहाल गाना सुनते हैं गीत। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं।
मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। जिसे तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम मगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। सोनाली, कहाँ खो गई आप? गाने में खो गई हूँ। इतना खूबसूरत गाना था, ऐसे लग रहा था बस सुनते ही रहो। और इसमें भी एक संदेश था ना कि जैसे हमने सखियों और सखाओं से ये कहा कि एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटे, तो कुछ यही बात कह गया ये गाना भी। तो हमें लगता है कि हमारी सखियां और सखा इन बातों का ख्याल रखेंगे, खास तौर से सखा वर्ग ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और ध्यान रखेंगे। और हमें लगता है कि जब ऐसा करेंगे तो टिप्पणियों के माध्यम से बता भी सकते हैं कि हाँ, पर इस बात पर हमारे सखा नाराज ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमें बाकायदा मालूम है कि हमारे सखा बहुत ध्यान से सुनते हैं सखी सहेली, और हमारी बातों को आत्मसात करते हैं। और ये हम सबकी तमन्ना होती है, और तमन्नाएं निसीम है जी, तमन्नाएं अनंत होती है। कल्पनाओं का ओर छोर नहीं, ये तमन्ना ही जीवन में लेकर आती है। कभी सुखद लम्हे तो कभी दुखद क्षण। जरूरी नहीं कि हर तमन्ना पूरी हो, लेकिन इच्छाओं की लहरें उठना बहुत स्वाभाविक है। और किसी से मिलने की तमन्ना हो तो बात ही अलग है। अब हम जब कहते हैं कि आज तुमसे मिलने की तमन्ना है, अब जैसे तुम ही जब आई सुबह तो हमने कहा ना कि अरे आज तो हमें तुमसे मिलने की तमन्ना थी। और कभी जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है, कभी हार है यहाँ तो कभी जीत है। अगर तमन्नाएं हो समंदर की गहराई को छू लेने की, तो लहरों से लड़ाई भी जायज होती है। आज गीत मंजरी का विषय है तमन्ना। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, तेरे दर पे आया तो बस आ गया मैं, न पीछे हटूंगा ज़माने
खोने के डर से अभी आ रहा हूँ, अभी कैसे जाऊँ, मिला क्या है मुझको अभी तेरे दर से। जरा देख लूँ मैं ये रुख की बहारें, ये कद प्यारा प्यारा, ये जुल्फों के साए, हाय यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। मोहब्बत में तेरी अगर मौत आए तो वो मौत कितनी हंसी मौत होगी। किसी रोज मैं तेरा दामन पकड़ कर जो मर जाऊं क्या दिल नशी मौत होगी। अगर कोई ऐसी घड़ी आ रही है तो मेरी दुआ है वो जल्दी से आए, आए यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, आए यही है तमन्ना तेरे दर के सामने। कितना अजीब तमन्नाओं का सफर होता है। कल की उम्मीद पर आज का दिन बसर होता है। आरजू है कि तुझसे मुलाकात हो और फिर ये सिलसिला चलता ही रहे। माना हमारी ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं होती, पर कटती है आरजू के सहारे जिंदगी। कभी ये ख्याल आता है जी लूं ये अधूरी जिंदगी, ये जीवन तुम्हारी मुलाकात के बिना अधूरा है। एक दिली तमन्ना थी तुमसे मिलने की, वरना मैं तो इन अधूरी किताबों के ख्वाबों को भी भूल गई थी। भूल न पाया मैं जिसका ख्याल, हो सके तो उस ख्याल से ही मैं दूर हो जाऊं। उन यादों को छोड़ दूं, वादों और रस्मों को तोड़कर सब कुछ भुला दूं। शर्त यही है तमन्ना कि प्रेम रूपी हीरा मुझे मिल जाए। क्या बात है। तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका। किसी की मद भरी आंखों में हो चुका, यादों की बस धूल बन चुका दिल का फूल। सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए।
अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ला 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 ला। बात तमन्ना की हो रही है और तकदीर वो है जिसके भरोसे पर न जाने कितनी उम्मीदें अपना दामन थामे बैठी रहती हैं। मन ये है कि आशा की लहर होती है कि किसी दिन किस्मत बदलेगी, वक्त बदलेगा और दुनिया का खूबसूरत अंदाज नजर आएगा। सब कुछ आसानी से मिल जाए ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। तमन्नाओं के बाजार में हमेशा सुख का पलड़ा भारी रहे, यही तो चाहत होती है। हर किसी की सुख दुख में बराबरी का हिस्सा बने, इतना कोई मेरे करीब ना रहा। इस जिंदगी में खुशियां कम और गम ज्यादा हैं। जितना भी प्यार मिले उतना ही कम लगता है, बस यही दिली तमन्ना है। गम से भरे इस जीवन में प्यार की बरसात हो, जीवन खुशियों का संसार हो। तमन्ना की तकदीर तुम संवार दो, मेरी तमन्ना की तकदीर तुम संवार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्ना की तकदीर तुम संवार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। गगन मंडप है सारा जग बराती, सारा जग बराती। सारा गगन मंडप है सारा जग बराती। मन के फेरे सच्चे सच्चे हैं हम साथी। लाज का ये घूंघट पट आज तो उतार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। धरती करवट बदले बदले हर मौसम, बदले हर मौसम। धरती करवट बदले बदले हर मौसम। प्रीत के पुजारी हैं बदलेंगे नहीं हम। पतझर सा जीवन है प्यार की बहार दो।
प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्ना की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार। सोनाली, चाय एक ऐसा पेय है जिसकी तलब हर किसी को होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम चाय नहीं पीते हैं। हर काम काज करने वाले लोग हर थोड़ी देर बाद, 2 घंटे 3 घंटे बाद लगता है कि चाय पी लें। लेकिन चाय भी कई तरह से पी जाती है। उसमें थोड़े थोड़े फ्लेवर, कभी अदरक का फ्लेवर डाल दिया जाता है, कभी इलायची का, और कभी लेमन ग्रास का। मुझे ऐसा लग रहा है ममता जी आपको चाय पीने की इच्छा हो रही है। बिल्कुल, 4 बजे तो हमारी सखियां भी चाय पीती हैं, उन्होंने बताया है, और सखा भी चाय चढ़ा भी चुकी होगी। तो लेमन ग्रास के फायदे क्या हैं, ये जरा बता दिया जाए। बिल्कुल घास की तरह दिखने वाली लेमन ग्रास के बहुत सारे फायदे हैं। मतलब घास की तरह पत्ती होती है लंबी सी, और जिसमें विटामिन बहुत सारे होते हैं, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और इसकी खुशबू बड़ी प्यारी लगती है। नींबू की तरह होती है इसकी खुशबू। और जो ताजगी का एहसास करवाती है। आमतौर पर इसे काट कर जो है चाय में डाला जाता है, और चाय और भी स्वादिष्ट लगती है। साथ ही दिमाग को रिलैक्स करने में और हमारे मूड को ये बेहतर बनाती है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि सिरदर्द में अच्छा काम करता है। यदि सिरदर्द चिंता का विषय है तो आपके भोजन में लेमन ग्रास को शामिल करना चाहिए। कहते हैं इसे उबाल कर भी पिया जा सकता है। कई बार अगर गला खराब होता है और नाक बंद होती है तो इसको अच्छे से पानी में उबाल लिया जाए, उस पानी से भाप लिया जाए तो नाक खुल जाती है। लेकिन ये दवा नहीं है। अगर आपको किसी बीमारी की वजह से साइनस प्रॉब्लम है और उसकी वजह से नाक बंद है, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर से ही संपर्क करना चाहिए। और ये नुस्खे हैं कि आप आजमा सकती हैं इन नुस्खों को। और साथ ही वजन कम करने के लिए भी मददगार साबित होता है कि इसकी पत्तियों को उबालकर बस उसका सिर्फ पानी पीना। ऐसे नहीं कि उसमें अगर चाय शक्कर सब डाल दिया तो फिर वजन बिल्कुल भी कम नहीं होगा और भी बढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ लेमन ग्रास की पत्तियों को पानी में अच्छे से उबाल करके उसे पी ले तो वजन कम हो जाएगा। और ये इसको रखने के क्या तरीके हैं। बहुत बड़ी सी पत्ती होती है और हम बाजार से खरीद के ले आते हैं, तो लगता है कि ये वेस्ट ना हो, बेकार ना हो, सूखने न पाए। तो इसका एक तरीका है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख लें तो बहुत दिन तक चलता है। मतलब 10, 12, 15 दिन तक फ्रिज में अगर रखती हैं तो इस्तेमाल कर सकती हैं और उसकी खुशबू तरोताजा रहती है। हमारे एक साथी कहते हैं कि भाई इसके जो है ना फायदे के साथ साथ नुकसान भी है, तो अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो वो इसका सेवन ना करे। साथ ही अगर आपको और भी अन्य समस्याएं हैं तो उसका आप जोखिम ना ले, उसे किसी परामर्श लेके उसके बाद ही उसका सेवन करें। बिल्कुल, ये नुस्खे होते हैं, दादी माँ और नानी माँ बताती थी ये नुस्खे, इन सब के कहीं न कहीं नुकसान भी हो जाते हैं। तो इसलिए ये किसी से सलाह लेकर ही करें। और एक श्रोता ने लिखा है कि लेमन ग्रास एक पौधा होता है, इस पर हरे रंग के लंबे पत्ते आते हैं और आयुर्वेद में इसके कई विकारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि इसके पत्तों और डंठल को उबलते पानी में उबाल लें और इसकी चाय बनाई जाती है। इसका जूस भी पिया जा सकता है और इसका उपयोग अपच जैसी विकारों के लिए किया जा सकता है। लेकिन मेरा यहाँ पर यह कहना है कि आपको अगर अपच है, पेट की कोई समस्या है, तो आपके आसपास नजदीक कोई न कोई डॉक्टर उपलब्ध होंगे, उनके पास जाएं। और बहुत सारे साबुन, इत्र और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी लेमन ग्रास ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और गाने की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, मिठास भी होती है। सुनते हैं गाना। थी मस्ती में मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता, अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते। ओ दिल की तमन्ना
थी मस्ती में, मंजिल से भी दूर निकलते। अपना दे कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते, ओ दिल की तमन्ना। आंखें मलते मलते, दिल की तमन्ना थी मस्ती में, मंजिल से भी दूर निकलते। अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते, हो दिल की तमन्ना। गाते कदम, चलते नजारे चलते जो हम, हंसती जमीन गाते कदम, चलते नजारे चलते जो हम। रुक रुक जाता, ढलता सूरज ढलते ढलते, ओ दिल की तमन्ना थी मस्ती में, मंजिल से भी दूर निकलते। अपना भी कोई साथी होता, हम भी। अभी किस चीज की तमन्ना है ममता जी? चाय की। आपने जिक्र किया ना, लेकिन अभी तमन्ना है कि अब कुछ बोले नहीं, न ही गाना सुनवाए, क्योंकि वक्त हमसे यही इसरार कर रहा है। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता से और सोनाली पाठक का नमस्कार।